आवर चैनल नीवे एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। एरोमेटिसिटी चैप्टर का हमने बताया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में आपसे CSIR नेट, गेट, टीफर, IIT जैम और जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे यानी कि MSc के लिए या फिर PhD के लिए, उन सब एग्जाम्स में आपको एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में तो हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ PYQ सोल्व किए थे जो डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं एरोमेटिसिटी चैप्टर के, और लास्ट क्लास में हमने कुछ MCQ और सोल्व करवाए थे जो आपसे इनडायरेक्टली वे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एरोमेटिसिटी चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। एक बात और, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका क्या फंडा है, इसमें सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होंगे, यानी कि सारे चैप्टर करना नेसेसरी और एक सीक्वेंस में करना जरूरी है। जैसे हमने पहले एरोमेटिसिटी चैप्टर कर लिया और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम GOC वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और धीरे धीरे ऐसे सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये बता दें कि स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो बात करते हैं उनके बारे में। देखो, फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे कि जो ये स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमर्स वगैरह है, इन्हें हमें पढ़ने की नीड क्यों है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम मेनली इसकी डेफिनेशन और साथ में जो हमारे मॉलिक्यूल है उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मेनली टू टाइप के होंगे। एक होगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर से 6 टाइप का होगा, सारे को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये 2 टाइप के होंगे, एक होगा हमारा कॉन्फिगरेशनल और एक होगा कन्फर्मेशनल, ये 2 टाइप के होंगे। देन हम बात करेंगे मॉलिक्यूल, पहले हम मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, देन मॉलिक्यूल के आइसोमेरिज्म की। उसके बाद हम यहाँ तक स्ट्रक्चरल और स्टीरियो के बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की सिमेट्री की, कि मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वैसे तो जो सिमेट्री है आपको डिटेल में ग्रुप थियरी वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, बट यहाँ हम बेसिक सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फर्दर 2 टाइप के होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो टॉपिक रहने वाले हैं इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, रेसमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड, ये सारे के सारे हम डिटेल में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, साथ में यदि डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं तो वो PYQ हम यहीं पे सोल्व भी करवा देंगे। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर वाले नोमेनक्लेचर की बात नहीं करें यहाँ पे हम बात करेंगे सिन, एंटी या फिर EZ, जो ये हमारे नोमेनक्लेचर होंगे इनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। और सिस और ट्रांस, यानी कि नोमेनक्लेचर ये IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, यहाँ पे सिस, ट्रांस, एंटी, सिन और EZ नोमेनक्लेचर, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है ये हम बात करेंगे। कायरलिटी के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे, कायरलिटी के बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो मेनली जो बाइफिनाइलोस्पाइरेंस कंपाउंड होंगे उनमें हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा कॉन्फिगरेशन और नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस, ये भी हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। ये इसका एक अलग से चैप्टर भी है, बट उसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस को। कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, देखो कोई भी हम रिएक्शन करवाते हैं, कोई हमारे पास रिएक्टेंट है उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा,
तो वो जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, यानी कि वो जो रिएजेंट अटैक करेगा हमारे रिएक्टेंट पे या फिर कहें सबस्ट्रेट पे, तो वो अबोव द प्लेन अटैक करेगा या फिर बिलो द प्लेन होगा, वो सब हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। वहां पे हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो अटैकिंग स्पीशीज होगा वो बिलो द प्लेन की साइड आएगा या फिर अबोव द प्लेन की साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिक रोटेशन और इनैंशियोमेरिक एक्सेस के बारे में हम सॉरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद टोपोसिटी, तो यानी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम फर्स्ट 2 टॉपिक है, यानी कि इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजी, इन सब के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? स्टडी ऑफ रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट, स्टडी ऑफ रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। ये किसकी डेफिनेशन है? ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। यानी कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें कुछ एटम या फिर ग्रुप्स भी लगे होंगे, और उन एटम्स और ग्रुप की जो अरेंजमेंट होगी उसी की स्टडी को हम कहेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्लियर यहां तक? या फिर हम कहें जो मॉलिक्यूल होगा 3D में अरेंज होगा मॉलिक्यूल, अब उसमें जो एटम होंगे उन एटम की पोजीशन क्या होगी वो हम बताएंगे, उसकी स्टडी को हम कहेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम बात करें कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो फर्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट कौन था? फर्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट थे लुईस पास्चर, ठीक है, ये थे फर्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट। अब हम बात करें हमें कब पता चला कि आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, आइसोमर्स हमें पढ़ने चाहिए। हमें कब पता चला? ये पता चला एक मॉलिक्यूल है थैलिडोमाइड। ये क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल है जिससे हमें आइसोमर्स के बारे में पता चली थी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो, जो ये थैलिडोमाइड है ये एक ड्रग है, ठीक है। और जो ये थैलिडोमाइड ड्रग है सबसे पहले ये जर्मनी में 1957 में प्रिपेयर किया गया था। 1957 में जर्मनी में प्रिपेयर किया गया था इसे। इसका यूज क्या है ये इतना पता चल गया, जर्मनी में 1957 में इसे प्रिपेयर किया गया था। ये एक ड्रग है, इसका यूज कब और कहां किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनमें वोमिटिंग हो रही हो या फिर मॉर्निंग सिकनेस के टाइम पे इन ड्रग्स का यूज किया जाता था। कब? वोमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस। वोमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस किसमें? प्रेग्नेंट लेडीज में हम बात कर रहे हैं, उनमें इन ड्रग्स को यूज किया जाता था। अब हम बात करें, देखो इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे पहले। थैलिडोमाइड का ये स्ट्रक्चर है, ये है थैलिडोमाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये जो स्ट्रक्चर है, यदि हम आइसोमर्स की यहाँ पे बात करें, तो N क्या होगा हमारा? देखो यहाँ पे क्या है? कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी?
4 होगी। तो 3 ने तो यहाँ बॉन्ड कर लिया, इधर कार्बन के साथ, इधर कार्बन के साथ, इधर नाइट्रोजन के साथ, एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, एक होगा यहाँ पे हाइड्रोजन। यदि नाइट्रोजन अबोव द प्लेन है तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, इनकी नेमिंग करेंगे, नाइट्रोजन 1 CO का 2, इधर 3, और हाइड्रोजन पे कितना होगा 4 होगा। अब ये देखो 1 2 3, ये होगी रोटेशन 1 2 3 से। 1 2 3 कैसे दिख रही है ये आपको, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो ये होगा R आइसोमर सॉरी, ये कैसा होगा, R आइसोमर होगा। अब ये RS आइसोमर क्या है, ये हम आगे डिटेल में कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो बता रहे हैं उतना सुन लो। ये क्या हुआ, ये हमारा थैलिडोमाइड का स्ट्रक्चर है, उसमें नाइट्रोजन है जो अबोव द प्लेन है, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन है। इसकी हमने आइसोमर्स बताई, तो ये कैसा है सॉरी, ये है R आइसोमर, ठीक है। अब ये जो ड्रग था ये कैसा है, सेफ ड्रग है, बिल्कुल सेफ है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बिल्कुल सेफ है। अब क्या हुआ, जैसे उन लेडीज ने ये ड्रग्स लेना स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ लेडीज में ऐसा हुआ कि जो उनके बच्चे थे, जो न्यूबॉर्न बेबी थे, उनमें कुछ डिफेक्ट होने स्टार्ट हो गए, डिफेक्ट कोज होने स्टार्ट हुए। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये तो बिल्कुल सेफ ड्रग था, इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, बट ये यहाँ पे जो अब न्यूबॉर्न बेबी हो रहे हैं उनमें डिफेक्ट क्यों हो रहे हैं। तो उन साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कैसा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे ये अपना आइसोमर चेंज करके और जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगी इसकी वो ये होगी। अब ये नाइट्रोजन होगा, ये बिलो द प्लेन होगा, इस टाइप से। अब ये बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, अबोव द प्लेन होगा, यही होगा इसका स्ट्रक्चर। देखो कैसा था, साइंटिस्टों को पता लगा कि यहाँ पे हम जिस ड्रग का यूज कर रहे थे वहां पर जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है, बट वो अपना आइसोमर्स चेंज करके यहाँ पे कहाँ रहा है, अबोव द प्लेन हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसके आइसोमर्स चेक करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन 1 CO2 कार्बन 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 4। अब फोर्थ पोजीशन पे क्या है, अबोव द प्लेन है, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो R होना चाहिए, बट फोर्थ पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है वो अबोव द प्लेन है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आइसोमर होगा वो होगा S आइसोमर। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, सिर्फ याद रखना ये R आइसोमर है, ये S आइसोमर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की वजह से और इस मॉलिक्यूल में भी इस हाइड्रोजन की वजह से उन न्यूबॉर्न बेबी में डिफेक्ट होने स्टार्ट हुए थे। क्लियर है। तो आइसोमर्स का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। आइसोमर्स के थोड़े ही चेंज की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन था और जो जहाँ पे R आइसोमर था, S आइसोमर में हाइड्रोजन जो अबोव द प्लेन है, इसकी वजह से बच्चों में डिफेक्ट कोज होने स्टार्ट हो गए। तो आइसोमर्स का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ एक थोड़े से आइसोमर की वजह से ही दो अलग अलग काम कर रहा है ये वाला मॉलिक्यूल। क्लियर यहाँ तक सबको। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल था जहाँ पे हमें आइसोमर्स देखने को मिला था वो थैलिडोमाइड था ड्रग, इसे कहेंगे हम थैलिडोमाइड ड्रग। ये है R आइसोमर और ये होगा, इसे कहेंगे सीडेटिव इफेक्ट। ये है सीडेटिव इफेक्ट। और जो S आइसोमर वाला मॉलिक्यूल है वो होगा टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था जहां पे हमें आइसोमर्स के बारे में पता चला कि आइसोमर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। और एग्जांपल की हम बात करें जैसे कि सिस्प्लेटिन एंड ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद में बताएंगे। देखो सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से। ये जो सिस ट्रांस R S
जो भी नोमेनक्लेचर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इन्हें आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि आइसोमर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम आइसोमर्स की जो डिस्कस है क्यों कर रहे हैं इनके बारे में, तो सिर्फ वो बता रहे कि आइसोमर इंपॉर्टेंट क्यों है, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में। ये होगा सिसप्लेटिन, दोनों क्लोरीन सेम साइड तो सिस, और ट्रांस ये होगा ट्रांस, ये है ट्रांसप्लेटिन। ठीक है, यहां तक देखो जो सिसप्लेटिन है, सिसप्लेटिन है ये होगा बायोलॉजिकल एक्टिव, बायोलॉजिकल एक्टिव, और ये होगा एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट। एंटी कैंसर एजेंट का मतलब यानी कि कैंसर की जो डिजीज होगी वहां पे इसका मेडिसिन में इसका यूज होगा, किसका, सिसप्लेटिन का। बायोलॉजिकल एक्टिव और ट्रांस होगा, ये होगा हमारा बायोलॉजिकल इनएक्टिव। क्यों है ये देखो, इनके स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे सेम टाइप के जो एलिमेंट लगे हैं प्लेटिनम के वो सेम साइड है सिस में, और जो ट्रांस है उसमें ऑपोजिट साइड में है। क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के ऑपोजिट है और अमोनिया भी ऑपोजिट है। क्लियर। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा होगा लॉक एंड की मैकेनिज्म का, या फिर हम बात करें एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म का। एंजाइम होगा सबस्ट्रेट में कहाँ पे अटैक करेगा, वो वही करेगा जब उसे अपने जैसे के स्ट्रक्चर मिलेगी तो वहीं पे एंजाइम जाके अटैक करेगा। जैसे कि ये एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, और इधर हमारे पास है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, एक ये सबस्ट्रेट है। देखो ये है हमारे पास है एंजाइम, एंजाइम अटैक करेगा, कहाँ करेगा एंजाइम, यदि हम कोई भी ड्रग्स वगैरह अगर मेडिसिन का यूज कर रहे हैं उसमें क्या होंगे, एंजाइम होंगे, कहाँ पे अटैक करेंगे, सबस्ट्रेट पे। तो कहाँ पे करेंगे, एंजाइम वहीं पे अटैक करेंगे जहां सबस्ट्रेट में उसे अपने जैसे स्ट्रक्चर कहीं पे मिलेगी। अब इस सबस्ट्रेट में देखो क्या इसके जैसे स्ट्रक्चर है, क्या ये इसमें कहीं फिट हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो ये होगा बायोलॉजिकल इनएक्टिव। इसको देखेंगे हम तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो ये होगा बायोलॉजिकल एक्टिव। यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट में अटैक वहां करेगा जहां उसे अपने जैसी कोई स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी कि वो खुद को वहां पे फिट कर दे। यदि फिट हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, लॉक एंड की वाला मैकेनिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या है, सिसप्लेटिन की स्ट्रक्चर ऐसी है जहां जो ये मान लीजिए कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट में फिट हो जाए, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी है, तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकल एक्टिव। और इसका काम क्या है, एंटी कैंसर एजेंट, यानी कि कैंसर की जो कैंसर डिजीज की जो मेडिसिन होंगी वहां पे सिसप्लेटिन का यूज होगा। ट्रांस की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है कि सबस्ट्रेट में जाके फिट हो जाए, तो ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा। बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, साथ में टॉक्सिक भी हो गए। कैसा होगा, टॉक्सिक होगा, और इसका किसी भी कैंसर डिजीज में कोई मेडिसिन होगी उसमें इसका कोई यूज नहीं होगा। क्लियर यहां तक। तो ये भी क्या है, देखो दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके पास प्लेटिनम, इसके पास प्लेटिनम, यहाँ पे 2 अमोनिया, यहाँ पे भी 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, बट क्या कनेक्टिविटी सेम है, दोनों मॉलिक्यूल की क्या कनेक्टिविटी सेम है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन सेम साइड है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड में है, तो क्या होंगी, कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तो बायोलॉजिकल जो रोल प्ले करेंगे, बायोलॉजिकल रोल प्ले करेंगे वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, दोनों का बायोलॉजिकली डिफरेंट होंगे दोनों को दोनों, एक एक्टिव होगा एक इनएक्टिव होगा। ये क्या है, ये भी एक दूसरे के आइसोमर है, सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन एक दूसरे के आइसोमर होंगे, और क्या होगा, एक तो है हमारा एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करेगा,
एक काम नहीं करेगा, ये टॉक्सिक होगा, एक बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, एक बायोलॉजिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइसोमर है और दोनों आइसोमर का यूज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आइसोमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि और एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल और की बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा एंटी पार्किंसन एजेंट। देखो एंटी पार्किंसन एजेंट है क्या, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये होगी मेडिसिन ऑफ पार्किंसन डिजीज, मेडिसिन ऑफ ए पार्किंसन डिजीज। अब ये पार्किंसन डिजीज क्या है, ये होगा डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन। ठीक है, इन माइंड, माइंड में डोपामाइन की क्या हो, कमी हो, उसको हम कहेंगे पार्किंसन डिजीज। और पार्किंसन डिजीज की मेडिसिन होगी जो, वो होगी हमारी एंटी पार्किंसन एजेंट। अब इसके भी कंपाउंड है दो, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। देखो एक कंपाउंड है ये COOH NH2H, एक हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, एक कंपाउंड और है इसी का आइसोमर NH2, यहाँ पे होगा CH2, देखो दो कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। जो फर्स्ट कंपाउंड हमारा है ये होगा एल डोपा, फर्स्ट कंपाउंड का नाम होगा एल डोपा और सेकंड कंपाउंड का नाम होगा डी डोपा। ये एल और डी क्या है, ये भी हम कॉन्फ़िगरेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सिर्फ इतना याद रखना यहाँ पे, यानी कि यदि NH2 लेफ्ट साइड में है तो L होगा, यदि राइट साइड में है तो D होगा। ठीक है, एक L डोपा है, एक D डोपा है, दोनों के यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दिख रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होंगे, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। क्लियर यहाँ तक? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो बायोलॉजिकली भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे दोनों। एक एल डोपा है, एक डी डोपा है। अब इनके काम देखो, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। यदि यहाँ पे बीच में मिरर लगा दिया जाए, यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब बात करें जो एल डोपा होगा, एल डोपा होगा एंटी पार्किंसन एजेंट, यानी कि एल डोपा होगा ये बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। और जो हमारा डी डोपा होगा ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर यहां तक? अब ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, क्यों है? क्योंकि ये क्या है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो ये क्या होगा, एंटी पार्किंसन एजेंट होगा, बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। क्लियर? दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, एक एल डोपा है, एक डी डोपा है। डिफरेंस इतना है, एल डोपा में जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, डी डोपा में जो NH2 ग्रुप है वो राइट साइड में है। मिरर लगाएंगे बीच में, देखेंगे दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेज होंगी। तो क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्लियर यहाँ तक सबको? बट दोनों के काम डिफरेंट है, एक बायोलॉजिकली एक्टिव है, एक बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। किसकी वजह है? एंजाइम स्पेसिफिसिटी की वजह से दोनों क्या होंगे, डिफरेंट रोल प्ले करेंगे। तो आइसोमर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइसोमर्स के चेंज की वजह से उन ड्रग्स या फिर उन मेडिसिन का क्या हो जाएगा, यूज भी डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो आई होप आप लोगों को आइसोमर्स की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गए होंगे
और हमें आइसोमर्स पहले कहां से पता चला, ये भी यहाँ पे पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक टर्मिनोलॉजी। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर रही थी। कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में लगे हुए जो एटम है उनकी अरेंजमेंट के बारे में हम जहां बात करेंगे वो क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री है। अब बात करें, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो 3D में होगा। किस में होगा, 3D में होगा। बट हमारे पास जो नोटबुक प्रेजेंट है और बोर्ड है वो किस में होंगे, वो 2D में होंगे। तो उस 3D मॉलिक्यूल को हमें 2D पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। देखो एक्चुअल में मॉलिक्यूल किस में होगा, 3D अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल की, सबको पता है। यदि हम बात करें नोटबुक या फिर बोर्ड की, कोई भी बोर्ड XYZ, कैसा होगा, 2D। बोर्ड हमारा 2D में होगा और इस 3D मॉलिक्यूल को हमें इस 2D में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि 3D को हमें 2D में कैसे बताएंगे। अब सबका अपना अपना दिमाग लगेगा, सब अपने अपने तरीके से करने लग जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। कोई किसी तरीके से बताएगा, कोई किसी तरीके से। बट हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी भी क्या कर दिया कि सोल्यूशन बता दिया था कि जो मॉलिक्यूल होगा हमारा 3D में है उसे रिप्रेजेंट करने के उन्होंने 4 मेथड बताए थे। एक बताया था वेज रिप्रेजेंटेशन, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमन रिप्रेजेंटेशन एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये किन्होंने बताया, हमारे साइंटिस्टों ने बताया था कि मॉलिक्यूल को यदि रिप्रेजेंट करना है तो उसके ये 4 मेथड हैं, सबके लिए है, सब उसी को फॉलो करेंगे। फर्स्ट होगा वेज रिप्रेजेंटेशन, सेकंड होगा साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड होगा न्यूमन रिप्रेजेंटेशन एंड फोर्थ होगा फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? क्या क्या हमारे साइंटिस्टों ने जो मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन थी सॉरी, यानी कि जिसे हमें 3D से 2D पे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने 4 टाइप से बता दी कि हम मॉलिक्यूल को इन वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेज रिप्रेजेंटेशन की कि वेज रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम वेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। देखो वेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हम मेनली कार्बन की बात करते हैं। सेंटर में जो हमारा एटम होगा वो क्या होगा, कार्बन होगा। उसके अलावा कोई और एटम या फिर कोई और एलिमेंट होंगे, उनके बारे में भी हम बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पे हम सेंट्रल एटम कार्बन लेके चलते हैं, ठीक है। तो वेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। यहाँ पे जो कार्बन होगा, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। हम बात कर रहे हैं वेज रिप्रेजेंटेशन की। वेज रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा सेंट्रल एटम कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, यहां तक सबको sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि कार्बन के सराउंडिंग एटम या फिर जो ग्रुप होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। ये हमारे पास कार्बन है सेंटर में, 1 2 3 4, तभी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कार्बन के सराउंडिंग एटम या फिर जो ग्रुप होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब हम उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 4 है तो 2 एटम या फिर ग्रुप ऐसे होंगे जो ऑन द प्लेन होंगे, ऑन द प्लेन, जो नॉर्मल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 2 एटम, ये जो 4 एटम या ग्रुप लगे हैं इनमें से 2 ऐसे होंगे जो ऑन द प्लेन प्रेजेंट होंगे, यानी कि नॉर्मल लाइन से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक एटम या फिर ग्रुप ऐसा होगा जो बिलो द प्लेन होगा, जो बिलो द प्लेन होगा, और एक ऐसा होगा जो अबोव द प्लेन होगा, एक ऐसा होगा जो अबोव द प्लेन होगा। देखो
अब जो बिलो द प्लेन है, ऑन द प्लेन का हमने बता दिया नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बिलो द प्लेन होगा इसे हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और बिलो द प्लेन को ही हम कहेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। और जो अबोव द प्लेन है, यानी कि एक एटम या ग्रुप हमारा अबोव द प्लेन होगा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। कैसे है, यह है सॉलिड लाइन, ये होगी डैश लाइन, और ये कैसी होगी, नॉर्मल लाइन, और इसे हम अबोव द प्लेन को हम कहेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। यहां तक समझ आया। वेज रिप्रेजेंटेशन, हमने किसी भी मॉलिक्यूल को वेज रिप्रेजेंटेशन में उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रल एटम है सबसे पहले ध्यान रखना है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, यानी कि उसके सराउंडिंग एटम या ग्रुप होंगे वो 4 होंगे, और उन 4 एटम में से 2 एटम ऐसे होंगे जो ऑन द प्लेन होंगे, एक एटम ऐसा होगा जो बिलो द प्लेन होगा, और एक एटम ऐसा होगा जो अबोव द प्लेन होगा। बिलो द प्लेन को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अबोव द प्लेन को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। ये है सेंट्रल, इसके पास 2 ऐसे एटम है, यानी कि हमने मान लिया एटम ए और एटम बी जो ऑन द प्लेन है, एक ऐसा होगा जो अबोव द प्लेन है और एक ऐसा होगा जो बिलो द प्लेन है। तो ये है वेज रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मॉलिक्यूल की वेज रिप्रेजेंटेशन होगी इस टाइप से। क्लियर सबको। यदि हम एग्जांपल से बात करें, कार्बन, यहाँ पे हमने ले लिया कोई भी OH, अबोव द प्लेन OH ग्रुप है, बिलो द प्लेन Br ग्रुप है, और ऑन द प्लेन पे होंगे CH3 C2H5। ये क्या है, वेज रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल का। क्लियर यहां तक सबको। यदि हम बात करें ये हमारा क्या है, यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे मान लीजिए A B C D यहाँ पे एटम लगे हैं, ठीक है। या फिर हम कहें इस टाइप से, ये कार्बन है A B C और D। ये क्या है, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रही है, देख के तो यही लगेगा कि 2 एटम ऐसे हैं A और D जो कि ऑन द प्लेन पे है। यहाँ पे भी 2 एटम ऐसे हैं जो ऑन द प्लेन पे है, एक बिलो द प्लेन है और एक अबोव द प्लेन है। यहाँ पे भी एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। और यदि हम कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें यहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो सराउंडिंग एटम कितने 4, यानी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपको दिखेगी यहाँ पे। बट हमें पता है कि जो कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल इस टाइप से। सबको पता है टेट्राहेड्रल होगी, ना कि सारे के सारे जो एटम या ग्रुप होंगे एक साइड में होंगे। तो कैसी होगी, इस टाइप से होगी। ये जो वेज रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल गलत है। ऐसी रिप्रेजेंट कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है दिखे आपको तो वो वेज रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। वेज रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी। क्लियर, वेज रिप्रेजेंटेशन समझ आया। तो ये तो थी वेज रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करें, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है उसका हमें देखो एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहां पे हमें C2H5Br या फिर HBr कर लो या फिर C2H5Br, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे Br नेगेटिव C2H5 पॉजिटिव। अब इसके हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी कार्बन से किधर होगी, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो ब्रोमीन कहाँ पे, यहाँ पे, और ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा
H और यहाँ पे है OC2H5 और ये क्या है Br। ये देखो अब जो ये ब्रोमीन और OC2H5 लगा है, हमें क्या पता चलेगा ये अबोव प्लेन है या फिर बिलो प्लेन। मान लीजिए अभी ये हम कंफर्मेशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे कि अबोव द प्लेन अटैक करेगा ब्रोमीन पहले या फिर बिलो द प्लेन अटैक करेगा। यहाँ पर जितना समझना उतना देखो। यहाँ पे क्या है, यदि हमने लिख दिया ये वाला कि ये बिलो द प्लेन है और ये क्या है अबोव द प्लेन है, हमने ऐसे लिख दिया कि जो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन ने अबोव द प्लेन आके अटैक किया कार्बन पे और देन C2H5 क्या करेगा बिलो द प्लेन आके अटैक करेगा। बट हमसे जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन गिवन है और उस ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा आंसर बिल्कुल नहीं है उसका। इस टाइप से हमें ऑप्शन गिवन है। ये है, ये हमसे ये गिवन है ऑप्शन में, तो इसे हम कैसे करेंगे इस फॉर्म में वो देखो। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना अटैक किधर से करेगा किधर से नहीं करेगा ये हम कंफर्मेशनल एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। पहले हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन यदि ऐसा ना हो कि ऐसा गिवन हो तो हम इसमें क्या करेंगे। देखो ये इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, ठीक है 2 3 और 4। इसमें से हम इस बॉन्ड को कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसको हमने कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। अब ध्यान से देखो बाकी जो 3 है इनको हम रोटेट करवा सकते हैं। एक को कांस्टेंट रखा है, अब इनका हम रोटेशन करवाएंगे। यदि हम इनकी रोटेशन क्लॉकवाइज करवाते हैं तो देखो ये कहाँ आएगा इधर, ये आएगा इधर और ये जाएगा इधर। तो OC2H5 किधर आएगा Br की जगह। Br कहाँ आएगा हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा OC2H5 की तरह। तो इसमें किसकी वजह से आई है रोटेशन करवाने के बाद आया है। तो ये कन्वर्जन हुआ है वेज का वेज में ही। किसमें कन्वर्जन करवाया हमने, ये वेज रिप्रेजेंटेशन था इतना, ये इतना क्या है वेज रिप्रेजेंटेशन है। बट हमें इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए होगा तो हमें क्या करवाना होगा रोटेशन करवाना होगा। क्या करवाना होगा रोटेशन करवाना होगा। तो 4 बॉन्ड है उनमें से एक को हम कांस्टेंट रख लेंगे, बाकी 3 का हम रोटेशन करवाएंगे, या तो क्लॉकवाइज करवाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज करवाएंगे, ठीक है। और 120 डिग्री पे 60 पे और 180 पे किसी पे भी हम करवा सकते हैं, पर यहाँ पे क्या करवाएंगे हम 120 डिग्री पे रोटेशन करवा रहे हैं। आगे जो हम बात करेंगे सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन की और न्यूमन प्रोजेक्शन की, वहां पे हम 60 और 180 के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है सबको वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज रिप्रेजेंटेशन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, 2 एटम ऐसे लगे होंगे जो ऑन द प्लेन होंगे, एक ऐसा होगा जो बिलो द प्लेन और एक अबोव द प्लेन। अब हमने यहाँ पे कन्वर्जन बताया है वेज टू वेज। ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन किसका है ये वेज टू वेज का, ठीक है ये था। और हमें इस फॉर्म में लेके आना है तो वेज, ये भी वेज रिप्रेजेंटेशन है। बट कैसे करवाया, एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख के हम उसे क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज भी करवा सकते हैं। हाँ हमने क्या किया है क्लॉकवाइज रोटेशन करवाया है 120 डिग्री पे और हमें ये वाला रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो ये कन्वर्जन भी यहाँ पे हमने वेज रिप्रेजेंटेशन का कर लिया वेज में ही। अब हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारी है वो है साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, देखो आप है ना एक सीक्वेंस में आपको सारी चीजें लर्न करनी है। हमें क्या किया, हमें पहले इंट्रोडक्शन देखा है, उसके बाद हम कुछ ये रिप्रेजेंटेशन की बात करें हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, इसके ये नहीं है कि बीच में दिमाग लगाएं कि बिलो द प्लेन कैसे होगा, अबोव द प्लेन कैसे होगा, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अटैक किधर से होगा ये हम कंफर्मेशनल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। जो रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन। तो उन सबसे सारे रिएक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे की है, और यदि हमने वेज रिप्रेजेंटेशन का वेज रिप्रेजेंटेशन में ही कन्वर्जन करवाना होगा तो हम
कैसे करवाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें हैं साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होगी, देखो इसमें दो वाई होंगे, दो टाइप के वाई होंगे। ठीक है, एक ये कैसा है, सीधा वाई, एक उल्टा वाई। आगे हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले याद रखो यहाँ पे आपको दो टाइप के वाई देखने को मिलेंगे। एक होगा हमारा सीधा वाई जिसे हम कहेंगे इरेक्ट, एक होगा उल्टा वाई जिसे हम कहेंगे इन्वर्टेड। ये कैसा है, इन्वर्टेड। यदि हम बात करें सीधे वाई की तो यहाँ पे क्या है, सेंटर में कोई तो कार्बन एटम होगा, हम सेंट्रल एटम को कार्बन मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, इसके सराउंडिंग कोई भी एटम या फिर ग्रुप लगे होंगे, इसके सराउंडिंग भी कोई एटम या फिर ग्रुप लगे होंगे। अब यहाँ पे दो एटम या ग्रुप हैं, ये क्या है, अपर साइड में है और ये किधर है, डाउन साइड में। ये अपर साइड है और ये है डाउन साइड में। तो यहाँ पे जो इरेक्ट वाई है उसमें दो एटम होंगे जो ऊपर की साइड होंगे, एक होगा जो नीचे की साइड होगा। तो ये तो है इरेक्ट वाले वाई में। इन्वर्टेड वाई में एक है ऊपर की साइड और दो है नीचे की साइड। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, यह है कि जो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है वहां पे आपको दो टाइप के वाई देखने को मिलेंगे, एक सीधा हो सकता है, एक उल्टा हो सकता है। सीधे वाई में होंगे उसे हम इरेक्ट कहेंगे, उल्टा होगा उसे हम इन्वर्टेड कहेंगे। अब साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन के 4 केस बनेंगे, उन चारों केस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, जो फर्स्ट केस होगा उसमें या तो दोनों वाई क्या हो, सीधे हो, दो तो होंगे। अब वो कंडीशन क्या होंगी वो देखो, या तो दोनों वाई क्या हो, सीधे हो, या फिर एक सीधा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला उल्टा। थर्ड केस में फर्स्ट वाला इन्वर्टेड, सेकंड वाला इरेक्ट, और फोर्थ केस में दोनों ही क्या हो, इन्वर्टेड हो। दोनों ही कैसे हो, इन्वर्टेड हो। फर्स्ट यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, जो सेकंड वाला होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C2 कार्बन से। क्लियर यहाँ तक सबको? अब इसकी हम रिप्रेजेंटेशन दिखाएं। यदि हम फर्स्ट केस की रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, दोनों वाई कैसे दिख रहे हैं, इरेक्ट है तो ये हमने लिख दिए दोनों, ये है दोनों वाई। एक मिनट, ये है दोनों इरेक्ट वाई दिख रहे होंगे। एक तो ये हमारे पास है C2 और ये क्या होगा C1 दिख रहे हैं। यदि हम बात करें सेकंड की रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वाला कैसा है, सीधा, और सेकंड वाला होगा उल्टा। ये C2 है, ये है C1। बात करेंगे थर्ड की, फर्स्ट वाला इन्वर्टेड और सेकंड वाला इरेक्ट, ये C1 है, ये होगा C2। फोर्थ वाली कंडीशन में दोनों उल्टे हैं, ये होंगे इस टाइप से। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब आगे देखो, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दिखे है ये 4 केस बने हमारे साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन के। बट इन चारों में से जो हम मेनली यूज करेंगे, जो बार बार हम यूज करेंगे, देखो डिफरेंट भी यूज होंगे क्योंकि साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में एंटी और सिस वाली कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जो मेनली हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे साहॉर्स की, वो ये वाली लिखेंगे। यदि हम नॉर्मली साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन की बात करनी हो किसी मॉलिक्यूल की, तो वो हम एक इरेक्ट वाला वाई और सेकंड वाला जो होगा वो होगा इन्वर्टेड वाला वाई। इसका हम ज्यादा यूज करेंगे, इस वाले रिप्रेजेंटेशन का। क्लियर यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे देखो ये C1 है, इसके राउंड यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप लगे होंगे, और ये C2 होगा जिसके राउंड भी क्या लगे होंगे, कोई भी एटम या ग्रुप होगा। ये जो बॉन्ड है ये होगा C1 एंड C2 के बीच का बॉन्ड होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे, देखो जैसे हमने वेज रिप्रेजेंटेशन में बताया था कन्वर्जन, वेज रिप्रेजेंटेशन से ही वेज रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे हम साहॉर्स से ही साहॉर्स की कन्वर्जन बताएंगे। देखो मेनली जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है, C1 होगा इरेक्ट और C2 होगा इन्वर्टेड। क्लियर यहाँ तक? अब इसकी हमें करनी है, देखो इसका हम कन्वर्जन करवाएंगे साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में ही, DEF ये है रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए
ये हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे E2 के बारे में। E2 हमारी क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। उसमें हम किसी भी एटम को एलिमिनेट करवाएंगे, दोनों एटम को, वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन आती है और देखो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया OH और यहाँ पे हमने लिख दिया H, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। कन्वर्जन करवाने से पहले आप एंटी और सिन के बारे में एक बार बात कर लो। हमारे पास दो केस होंगे, एक एंटी और एक सिन रिप्रेजेंटेशन होगा साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में। एंटी वाले केस में क्या करना है, एंटी वाले केस में होगा C1 सीधा Y और C2 उल्टा Y। फर्स्ट वाला जो C1 होगा वो इरेक्ट होगा, सेकंड होगा वो इन्वर्टेड होगा। और सिन में क्या होंगे, या तो दोनों सीधे या फिर दोनों ही इन्वर्टेड, ठीक है। एंटी वाले केस में यहाँ एक Y सीधा एक उल्टा, सिन वाले में दोनों सीधे या फिर दोनों ही उल्टे, ठीक है। हम रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं इसकी, ये है, ये हमने यहाँ पे दोनों सीधे ले लिए। देखो यदि हम बात करें यहाँ पे, ये क्या है C2 है और ये है C1। यहाँ पे जो होगा कोई भी एटम या ग्रुप, इसका एंटी होगा ये पे, इसका एंटी होगा ये वाला, ठीक है। इसका एंटी, इस एटम का एंटी होगा ये वाला एटम, इस एटम का एंटी होगा ये वाला एटम, और यहाँ पे जो होगा एटम उसका एंटी होगा ये वाला एटम। समझ आया इतना? क्या होगा यहाँ पे, इस वाले एटम का ये वाला, इसका ये और इसका ये क्या है, एक दूसरे के एंटी होंगे। और एंटी रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो वहां पे एक वाई सीधा और एक उल्टा लेना है। क्लियर यहाँ तक सबको? बात सिन की करेंगे। सिन में क्या होंगे, या तो दोनों वाई सीधे होंगे या दोनों वाई उल्टे होंगे, इन्वर्टेड होंगे। ये हमने ले लिया, दोनों सीधे ले लिए। अब हम बात करेंगे ये और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिन होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, सिन। एंटी कहाँ होते हैं, एंटी होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट हो एक दूसरे के वो एंटी होंगे, सिन होंगे सेम साइड में। तो ये होंगे सिन एक दूसरे के, और इनके होंगे ये वाला और इसका होगा ये वाला। समझ आया, सिन और एंटी। तो ये था एंटी का और ये था सिन का रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात कर रहे थे कि इस मॉलिक्यूल को हम क्यों ले रहे हैं, यानी कि इस रिप्रेजेंटेशन को हम ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, एक सीधे वाई और एक उल्टे वाई को। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, यदि हमने कहा था E2 रिएक्शन हम करवाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, वहां पे हमने कहा था किसी क्या होंगे, जो एटम या फिर जो दो एलिमेंट होंगे उनका हम करवाएंगे एलिमिनेट करवाएंगे। तो वो दोनों एटम एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, हमें सही स्ट्रक्चर देंगे। अदरवाइज आपको क्या होगा, जो आइसोमर्स में डिफरेंस हो जाएगा, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे Br लिख दिया मैंने, यहाँ पे Br, यहाँ पे H है, हमें HBr को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो एंटी पे क्यों होना चाहिए, ये तो हमने बता दिया, क्योंकि E2 में हम जो आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहां पे हमारे लिए ये काम आएगा कि दोनों जो एलिमेंट एलिमिनेट होंगे वो एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, वरना उनके आइसोमर्स चेंज हो जाएंगे। ये एंटी पे होंगे तो हमें ट्रांस आइसोमर देंगे, यदि एंटी पे नहीं होंगे तो हमें सिस आइसोमर देंगे, और आंसर हमारा ट्रांस में होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ट्रांस में ज्यादा स्टेबल होंगे। ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेंगे सारी बातें। यहाँ पे सिर्फ ये देखना कि एंटी से हमें इन्हें एलिमिनेट करना है। साथ में यहाँ पे आपको कन्वर्जन भी देखने को मिल जाएगा कि साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन का कन्वर्जन करवाएंगे हम साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में, तो कैसे करवाएंगे देखो। अब जो ये बी है, एच तो सही है, एच का एंटी क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे बी रखा है तो यहाँ पे ब्रोमीन होना चाहिए, यहाँ पे ब्रोमीन होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, अब जो C1 और C2 के बीच में ये जो बॉन्ड है इसे हमने कांस्टेंट रख लिया। ये जो सेंटर में हमारा कार्बन है C2 कार्बन, इसके सराउंडिंग क्या है, 4 एटम है,
एक हमारा ए होगा, एक बी है, एक बी आर है, और एक हमारा किससे जुड़ा है, C1, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल से जुड़ा है। तो हमने इस वाले बॉन्ड को कांस्टेंट मान लिया। इस वाले बॉन्ड को कांस्टेंट मानेंगे तो हमारे पास ए बी और बी आर बचेगा। अब इनका हमें क्या करना है, बी आर को यहाँ ले जाना है, तो बी आर यहाँ गया, बी इधर आएगा और ए यहाँ आएगा। तो ये हमने करवाया है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और कितने पे, 120 डिग्री पे रोटेशन हुआ है। 120 डिग्री पे रोटेशन हुआ तो हमें मिलेगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, बी आर गया इधर, बी आया यहाँ पे और ए गया यहाँ पे, ये एच इट इज होगा, डी ई एच। क्लियर यहाँ तक सबको समझ आया कि एंटी क्या मतलब कन्वर्जन कैसे करवाया, साहौर्स रिप्रेजेंटेशन का। वही एक बॉन्ड को कांस्टेंट मान लिया, बाकी का क्या करवाया हमने, रोटेशन करवा दिया 120 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एंटी पोजीशन पे क्या होगा, बी आर होगा, ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे एच बी आर, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे क्या होगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इनके जाने के बाद। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस हम मैकेनिज्म में देख लेंगे। यहाँ पे इतना समझ आया कि एंटी पे करवाया तो कैसे करवाया, यानी कि साहौर्स रिप्रेजेंटेशन का कन्वर्जन आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब हम एक बात और कर लेते हैं यहीं पे। देखो ये हमने रिप्रेजेंटेशन बताई थी, यहाँ पे हमने कर लिया था बॉन्ड को कांस्टेंट कर दिया था इसका, ये है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे हम रोटेशन देख लेते हैं, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया और हमें C2 का रोटेशन दिखाना है, C2 वाले कार्बन पे रोटेशन दिखाना है। तो इसके 3 केस हो सकते हैं, रोटेशन के 3 केस हो सकते हैं। एक होगा 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे कब होगा, E D वाली जगह जाए, D F वाली जगह जाए और F E की पोजीशन पे जाए। तो कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे F, ये हमने क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो खुद भी करके देख लोगे। तो यहाँ पे F आया, E यहाँ पे और D यहाँ पे। तो आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जर्व करके देखो इसको, क्या दिख रहा है आपको, 120 डिग्री पे रोटेशन करवाया हमने। तो देखो इन्वर्टेड Y था, तो यहाँ पे भी क्या है, इन्वर्टेड Y है। 120 डिग्री पे हम इनका रोटेशन करवाएंगे, चाहे क्लॉकवाइज करवाएं या एंटी क्लॉकवाइज करवाएं। एंटी करवाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, D किधर जाएगा, E की जगह पे, E जाएगा F की जगह पे, बस रोटेशन में चेंज होगा। बाकी इन्वर्टेड Y का इन्वर्टेड Y है, पोजीशन इनकी चेंज हो गई। यदि हम 60 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, देखो यदि 60 डिग्री पे, तो यहां से यहां तक का जो बॉन्ड है वो है 120 डिग्री का। 60 कहां होगा, 60 होगा इसके बीच में, यानी कि यहां से यहां तक का बॉन्ड होगा 60 डिग्री। तो यानी कि E यहां से चल के आएगा और 60 डिग्री पे रोटेट करेगा तो यहां पे आके रुक जाएगा। तो E कहां आया, यहां आया। क्लियर इतना। अब ये जो D है, D भी कितना जाएगा, 60 डिग्री। तो ये 60 यहां तक कितना है, 120, और 60 कहां होगा, इसके बीच में। तो D आएगा यहां तक 60 डिग्री रोटेट करके, यहां आएगा D, यहां क्या है E। तो यहां D कहां है, बिल्कुल सीधा यहां पे आया D। अब ये देखो यहाँ पे भी ये कितने का है, 120 डिग्री का, रोटेशन करवाना है 160 का। तो F से 160 का क्या होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच, ये होगा 60 डिग्री का, F जाएगा यहाँ। तो F कहाँ आया, F आया यहाँ। समझ आ रहा है 60 डिग्री पे कैसे किया, एंगल कितना 120 डिग्री का, बट हमें 60 डिग्री का रोटेशन करवाना है। तो 60 डिग्री तो इसके बीचों बीच होगा, 120 डिग्री का हाफ होगा। तो यहाँ पे E D तक ना के बीच में ही रुक जाएगा, यहाँ तक E हो जाएगा। तो हमारा जो C2 का रोटेशन होगा वो इस टाइप से दिखेगा हमें। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, C2 था, वो था इन्वर्टेड Y, बट 60 डिग्री के रोटेशन करवाने के बाद ये कैसा आ गया, ये आया है इरेक्ट Y। अब हम बात करें यदि हम रोटेशन करवाएं, वैसे 60 डिग्री का रोटेशन हमारे ज्यादा काम का है नहीं, 180 डिग्री का तो है, 120 और 180 का तो है। तो 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे। यदि हम 180 का रोटेशन करवाएं, देखो ये हमारे पास है E,
ई का हमें 180 पे रोटेशन करवाना है, तो ये जो कंप्लीट रोटेशन है, ये जो कंप्लीट रोटेशन है कितने का है, ये जो कंप्लीट रोटेशन है ये है 360 का, बट हमें करवाना है 180 का। 180 यानी कि 360 का हाफ। 360 का हाफ कहाँ होगा इसके, ये होगा इधर, यानी कि यहां से यहां तक। ये कैसा है, 180 डिग्री का होगा, यानी कि ई किस कहाँ आएगा, इसके जस्ट सामने, ई जस्ट सामने आएगा, यानी कि नीचे। ई कहाँ आया, बिल्कुल नीचे आया। अब बात करें हम यहाँ पे एफ की, एफ जाएगा तो इसके जस्ट सामने जाएगा, तभी 180 का होगा, तो एफ जाएगा इधर, और एक और कौन सा रह गया, ई एफ डी, डी इधर चला जाएगा, यही होगा। तो हमारा क्या था, इन्वर्टेड वाई था, इन्वर्टेड वाई से कैसा वाई आया यहाँ पे, इरेक्ट वाई। तो 60 डिग्री और 180 डिग्री के रोटेशन में इन्वर्टेड वाई हमेशा कन्वर्ट होके इरेक्ट वाई में आएगा, इरेक्ट है तो इन्वर्टेड में आएगा, और 120 डिग्री पे उनमें क्या होगा, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होगी, बट वो क्या होंगे, इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड रहेगा, इरेक्ट है तो इरेक्ट रहेगा। क्लियर यहाँ तक, रोटेशन भी समझ आ गया होगा और इनका कन्वर्जन भी समझ आ गया होगा। कन्वर्जन ही करवा रहे हैं अभी तक जितना भी है। इस बॉन्ड को कांस्टेंट रख के C1 और C2 के बीच का जो बॉन्ड है इसे कांस्टेंट रख के हम क्या करवा रहे हैं, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन का ही कन्वर्जन करवा रहे हैं साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में। बट यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, एंगल का रोटेशन दिखा दिया, 120, 60 और 180। 60 का हमारे काम का नहीं है ज्यादा, 120 और 180 का बार बार यहाँ पे यूज होगा। क्लियर यहाँ तक सबको, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा है वो है न्यूमन रिप्रेजेंटेशन। न्यूमन रिप्रेजेंटेशन, न्यूमन रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, देखो ये साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन से ही बन जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में ये था, यहाँ पे भी C1 C2, C1 और C2 के बीच में यहाँ पे क्या था, बॉन्ड था। अब न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे जो C1 है ये कैसा है, फ्रंट कार्बन, ये है फ्रंट कार्बन, और जो C2 होगा वो होगा बैक कार्बन। ठीक है, जो फ्रंट कार्बन होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। बैक कार्बन होगा इसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फ्रंट कार्बन होगा उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी वही 4 केस होंगे। केस फर्स्ट क्या हो, या तो दोनों वाई क्या हो, सीधे हो। सेकंड केस में एक वाई सीधा एक उल्टा। थर्ड केस में C1 हमारा इन्वर्टेड और C2 इरेक्ट। केस फोर्थ में दोनों ही इन्वर्टेड। ठीक है, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन की तरह यहाँ पे भी 4 केस होंगे, वही इसमें भी वाई 2 होंगे, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यहाँ पे C1 और C2 में हमने बॉन्ड दिखा रखा था साहॉर्स में, यहाँ पे C1 और C2 की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई। C1 को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, C2 को हमने यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये C1 है, ये C2 है, तो C1 को तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमने लिख लिया C2 जिसे हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, कैसा है ये, सीधा वाई, तो ये हो गया सीधा वाई। क्लियर, C2 के राउंड 3 आइटम है यहाँ पे। C1 को हमने रिप्रेजेंट किया है डॉट से, यहाँ पे भी सीधा वाई, ये कैसा है, सीधा वाई। ठीक है, तो हमारा केस फर्स्ट में न्यूमन प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। सेकंड की बात करेंगे तो ये C2 जिसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है C2 और ये होगा C1। ठीक है, C2 है, ये C2 हमारा, C2 में इन्वर्टेड Y है तो ये इन्वर्टेड Y हो गया। समझ आया, C1 को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक ऐसा है इरेक्ट Y है तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये है हमारा केस सेकंड का रिप्रेजेंटेशन। थर्ड की हम बात करेंगे तो ये होगा C1 और ये होगा C2।
ये है C2, C2 में कैसा है, इरेक्ट y, यानी कि इस टाइप से। C1 कैसा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो कैसा होगा, इस टाइप से। केस 4 की बात करेंगे तो दोनों ही कैसे हैं, इन्वर्टेड है। ये है C2 इन्वर्टेड और ये है C1, ये भी कैसा है, इन्वर्टेड। क्लियर? तो ये है न्यूमन रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल का, ये न्यूमन रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन जैसा ही है। वहां पे C1 और C2 में हमने बॉन्ड दिखा रखा है, यहाँ पे C1 और C2 दोनों को अलग से क्या हुआ, C1 को हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, C2 को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों में वही Y का केस है, या तो सीधा या उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन बताया था कि ये वाले मॉलिक्यूल का हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, एंटी वाले का। और यह देखो, तब तक हम साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन या फिर न्यूमन रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तब तक तो हम इसी वाले मॉलिक्यूल, इधर इधर किसका बनेगा, ये वाला सेकंड, इसी का हम यूज करेंगे। बट हम साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन और न्यूमन रिप्रेजेंटेशन को फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे काम का नहीं रहेगा, उसमें दूसरा मॉलिक्यूल काम का होगा जो हम कन्वर्जन में बताएंगे। अभी तक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मेन रोल यही प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसके भी न्यूमन प्रोजेक्शन में भी वही एंटी और सिस वाला केस, एंटी और सिन। एंटी में क्या बताया था, एक सीधा हो एक उल्टा हो, सिन में क्या हो, दोनों सीधे या फिर दोनों ही इन्वर्टेड, ठीक है। ये केस बना के दिखा दे, मान लीजिए ये C1 है और ये है C2, ये C2 में इन्वर्टेड Y और C1 में है इरेक्ट Y। ये वाला सिन में मान लीजिए ये है C1 और ये है C2, ये C2 इन्वर्टेड Y और C1 भी क्या होगा, इन्वर्टेड Y होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यहाँ पे जो एटम लगे होंगे, यहाँ पे जो एटम होगा उसका एंटी होगा ये वाला एटम, इस वाले एटम का ये वाला एंटी होगा। यदि हम बात करें इस वाले एटम का, तो ये होगा इसका एंटी, ये इसके जस्ट ऑपोजिट है तो ये इसका एंटी पोजीशन होगी। और यदि हम बात करें इसका, तो ये होगा इसका एंटी। तो ये भी हम E2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे उसमें यही वाला हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या होगा, इसका सिन होगा ये, इसका होगा ये और इसका होगा ये सिन। क्लियर यहाँ तक सबको? न्यूमन प्रोजेक्शन या फिर न्यूमन रिप्रेजेंटेशन भी आई थिंक क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट हमारी है फिशर रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ रिप्रेजेंटेशन है फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, देखो, जब हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, वहां पे हम जो मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं वो फिशर रिप्रेजेंटेशन में ही मेनली दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें क्या होगा, फिशर रिप्रेजेंटेशन होगा इस टाइप से, ठीक है। फिशर रिप्रेजेंटेशन होगा इस टाइप से। ये हमारे क्या होगी, वर्टिकल लाइन, ये क्या है, वर्टिकल लाइन, और ये होंगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, वो भी यही बात कर ले। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से, यानी कि अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये हमने किसे रिप्रेजेंट किया है, ये गया हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे हम कहेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या फिर अबोव द प्लेन। ये हमारी है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से, ठीक है, और इसे हम कहेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या फिर हम कहेंगे बिलो द प्लेन। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें हम फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे।
हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से, वर्टिकल लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी, लिख सकते हैं। सेंटर में हमारा क्या होगा, कोई भी कार्बन एटम होगा, उसके सराउंडिंग जो एलिमेंट होंगे हमारे, तो यदि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो सॉलिड लाइन पे होंगे, यदि वर्टिकल लाइन पे है तो कैसे होंगे, वो डैश लाइन से उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करें, यदि हम बात करें यहाँ पे देखो एक कंप्लीट जैसे हमने एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये CH3 C2H5 HBr HOH। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है ये जो लाइन है, यानी कि ये जो आपको दिख रही है, ये कैसी है, वर्टिकल लाइन है। तो ये बात याद रखना, जितने यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे वर्टिकल लाइन पे होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस पे होंगे, वर्टिकल लाइन पे होंगे। क्लियर यहां तक? और हमारे बाकी किस पे होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। जो ग्रुप वगैरह लगे होंगे, फंक्शनल ग्रुप वगैरह, वो किस पे होंगे, हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। दूसरी बात है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम होंगे, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम होंगे, वो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे लगे होंगे। मॉलिक्यूल के टॉप साइड पर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम लगा होगा, और जो ये लोअर साइड पे होंगे, यहाँ पे लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम। जैसे कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम हमारा होगा CHO, ये कहाँ लगे होंगे, ये वाले फंक्शनल ग्रुप हमारा हमेशा टॉप साइड पे लगे होंगे, बॉटम साइड पे हमेशा लगे होंगे लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम, या फिर हम कहें कोई एल्काइल ग्रुप होगा, या फिर CH2OH एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ये याद रखना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो वर्टिकल लाइन पे होंगे, और वर्टिकल लाइन पे जो टॉप साइड होगी वहां पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम होगा, बॉटम साइड होगी वहां पे लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम होगा। यहां तक क्लियर है सबको? ये है मॉलिक्यूल C2H5। देखो, यदि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और इसे देख रहा है, तो इसके पास में कौन से एटम है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर आपको क्या दिख रहे हैं, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर आपको दिखेंगे हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, यानी कि हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन होंगे, वो होंगे टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, जिसे हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हम बात करेंगे इसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कौन सा है, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ये वाले होंगे H और OH, H एंड OH ये होंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और जो मिथाइल ग्रुप है ये किधर है, स्काई ऊपर की साइड, या फिर हम कहें टॉप साइड, और जो C2H5 होगा ये बॉटम की साइड, यानी कि अर्थ की साइड। समझ आ रहा है क्या कहा? अभी तक हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकल लाइन को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अब हमने क्या कहा कि देखो, जो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे उन्हें हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। अब यदि मॉलिक्यूल लिखा है यहाँ पे, मॉलिक्यूल है कोई, और उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि इन एटम में से कौन सा, देखो इससे ये हमारे काम कब आएगा, याद रखना ये बात है, जो ऑब्जर्वर है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो इसके पास में है, अवे कौन से होंगे, जो इससे दूर होंगे, दूर कौन से हैं, हाइड्रोजन और OH, ये याद रखना, ये अवे है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से, वेज लाइन से। यहां तक क्लियर है सबको? और ये जो है, ये क्या है,
ये हमारे होंगे मेन जो चेन होगी, पेरेंट चेन होगी कार्बन की, कार्बन एटम की, तो वो होगी ये वाली। ये हमारे काम आएंगे जब हम फिशर रिप्रेजेंटेशन को वेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे हमें एक अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन चाहिए होंगे। तो ये तो ऑन द प्लेन होंगे, ये वाले होंगे अबोव द प्लेन, और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है वो होंगे बिलो द प्लेन। ये कहाँ काम आएंगे? जब हम फिशर रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करेंगे वेज रिप्रेजेंटेशन में। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, अब हम कन्वर्जन सीखते हैं। ये हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली, सबकी देख ली, वेज रिप्रेजेंटेशन, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमन रिप्रेजेंटेशन एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे इनका कन्वर्जन, वेज का वेज में कन्वर्जन। अच्छा, एक बार इसका कन्वर्जन और देख लो, फिशर का फिशर में ही। ये फिशर का फिशर में कन्वर्जन देखेंगे तो यदि देखो हमने क्या कहा, मैक्सिमम कार्बन इस पोजीशन पे होने चाहिए। यदि ये जो CH2 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे है C2H5, हमने क्या कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, यानी कि C2H5 यहाँ होना चाहिए। ये कब होगा? देखो, या तो हम इस बॉन्ड को कांस्टेंट मान ले, जो यहाँ पे C2 और C1 है, या फिर वो हम काउंटिंग कर लेंगे, अभी C1 C2 मान लेते इसे। तो C1 C2 के बीच के बॉन्ड को कांस्टेंट मान के इन्हें हम क्या कर ले, रोटेट करवा ले। ठीक है, या फिर हमें क्या करवाना हो, OH का यदि हमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए CHO है और यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, याद रखना, यह क्या है, यहाँ CHO है, यहाँ CH2OH है। वो हमने बता दिया कि हम रोटेशन करवा लेंगे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बट हमें इस टाइप से मॉलिक्यूल गिवन है, नीचे COHO है, ऊपर CH2OH है, बट हमें पता है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज एटम होगा टॉप साइड होगा और लिस्ट वाला बॉटम साइड में होगा। अब इनका कन्वर्जन कैसे करवाएंगे? इनका कन्वर्जन कैसे करवाएंगे? CHO का हम और इनका डायगोनल इनका कन्वर्जन करवा देंगे। बट अब ये नहीं है कि इन दोनों का कन्वर्जन करवा के छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है 3D अरेंजमेंट में कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर दे, बाकी एज इट इज रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनका इंटरचेंज होगा, यदि CHO ऊपर गया, CH2OH नीचे गएगा, तो इनका भी डायगोनली कन्वर्जन होगा। C2H5 जाएगा Br की जगह और Br जाएगा C2H5 की जगह, हाइड्रोजन जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह, यानी कि डायगोनली चेंज होंगे, यहाँ पे इंटरचेंज होगा डायगोनल। यदि इनका आपस में चेंज होगा तो ये भी आपस में चेंज करेंगे डायगोनली। समझ आया यहाँ तक? तो ये था इनका कन्वर्जन फिशर का फिशर में ही। अब हम बात करेंगे, हमने कौन कौन से, ये हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिए और इनका इन्हीं में कन्वर्जन देख लिया। अब एक दूसरे के साथ कन्वर्जन देखेंगे, जैसे कि साहॉर्स का कन्वर्जन देखेंगे हम। साहॉर्स का न्यूमन में तो आप सबको पता है, एक बार देख भी लेते हैं। न्यूमन में एक ही एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर न्यूमन का किसमें हो, साहॉर्स में। देखो, यदि हमारे पास है ये साहॉर्स का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे है ABCDEF, ये हमारा साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है और इसका हमें न्यूमन में करवाना है। कैसे करवाएंगे? ये C1 है जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, C2 है जिसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो C2 कैसा है, इन्वर्टेड Y, और C1 कैसा है, डॉट वाला इरेक्ट Y। तो ये हो जाएगा इसका कन्वर्जन साहॉर्स से न्यूमन में। बिल्कुल इजी है ये, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। सिमिलर हमारा क्या होगा न्यूमन से साहॉर्स में, जैसे कि ये हमारा न्यूमन का है। ये है साहॉर्स का। अब हमें इसे कन्वर्ट करवाना है किसमें, सॉरी न्यूमन का है ये, और साहॉर्स में से कन्वर्ट करवाना है। तो ये क्या है, C1 है, सर्कल वाला क्या है, C2। C1 क्या होगा, फ्रंट कार्बन होगा, तो फ्रंट हमारा यहाँ पे होगा, जो कैसा है, इरेक्ट Y है। कैसा है, इरेक्ट Y है। तो ये C1 का बॉन्ड किसके साथ होगा, C2 के साथ।
C2 के साथ कैसा है, ये भी इरेक्ट वाई है, तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, साहौर्स से न्यूमन और न्यूमन से साहौर्स बिल्कुल इजी है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। अब हम क्या करेंगे, साहौर्स और न्यूमन इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिशर कन्वर्जन में, फिशर में। देखो अब हम बात करेंगे कन्वर्जन की। ये हमने साहौर्स से न्यूमन और न्यूमन से साहौर्स हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे साहौर्स से फिशर का रिप्रेजेंटेशन। साहौर्स से कन्वर्ट करके हमें किसमें रिप्रेजेंट करना है, फिशर में। देखो इसकी कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है। अभी तक हमने क्या कहा था, कौन सा मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, इस वाले को हम ले रहे थे, एक सीधा वाई एक उल्टा वाई। अब यहाँ पे याद रखना, यदि हमें साहौर्स रिप्रेजेंटेशन को फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करवाना है तो दोनों वाई हमारे कैसे होंगे, इरेक्ट होंगे। दोनों वाई कैसे होंगे, इरेक्ट वाई होने चाहिए। ये पॉइंट याद रखना, ये कब होने चाहिए, जब हम साहौर्स को कन्वर्ट करवाएंगे फिशर में, तो दोनों वाई इरेक्ट पोजीशन पे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, देखो यदि यहां से हम कोई प्रेशर लगाएंगे, यदि यहां से हम कोई मॉलिक्यूल पे ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो ये जो ऐसे है कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा तो ये भी कैसे हो जाएंगे, सीधे। तो देखो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने प्रेशर लगाया मॉलिक्यूल पे C2 पे, तो देखो कैसा होगा, ये ऐसे सीधा हो जाएगा, A और B क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और इधर C और D, ये है C और ये है D, सीधा हो जाएगा। और ये जो है पूरा ये कैसा होगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई E और यहाँ पे है F, E और F है, यहाँ पे कार्बन है दोनों पोजीशन पे, तो ये तो है कार्बन, ये कैसा होगा C1 और ये कैसा होगा C2, यहाँ पे क्या है नीचे F और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर E। तो ये हुआ साहौर्स से हमने कन्वर्जन करवाया, साहौर्स रिप्रेजेंटेशन का फिशर रिप्रेजेंटेशन में। मॉलिक्यूल किसी भी पोजीशन, किसी भी रिप्रेजेंटेशन में दे रखा हमें साहौर्स का, इस पोजीशन में है, मान लीजिए इस रिप्रेजेंटेशन में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करवा के इस मॉलिक्यूल में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, अभी हमने बताया था, ये क्या है, इन्वर्टेड वाई है, इन्वर्टेड वाई, और यहाँ पे क्या है, इरेक्ट वाई है। इन्वर्टेड वाई से इरेक्ट वाई कब होगा, जब हम 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे। 180 डिग्री का इसका हम रोटेशन करवा देंगे, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो तो हम एटम पे बात करेंगे, बट यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो होगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो हमें ये वाला रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ये वाला रिप्रेजेंटेशन मिलते ही हम उसे फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करवा देंगे। डायरेक्टली यहाँ से यदि हमने रिप्रेजेंटेशन मतलब कन्वर्जन करवाया तो हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, याद रखना, हमें क्या करना है, दोनों वाई को सीधा लेना है, और सीधा लेने के बाद ही हमें फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करवाना है साहौर्स रिप्रेजेंटेशन को। क्लियर यहाँ तक। सिमिलर हमारा क्या होगा, न्यूमन प्रोजेक्शन का। अब हम बात करेंगे न्यूमन से फिशर की। न्यूमन से फिशर की, मान लीजिए इसमें भी वही कंडीशन, दोनों वाई कैसे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास है ये वाला, ये केस आ गया, ये है C1 और ये है C2। अब ये मॉलिक्यूल है और हमसे कहा, इस पे लिख देते हैं, ये है A B C D E F। हमसे क्या कहा है कि जो ये न्यूमन रिप्रेजेंटेशन है इसे कन्वर्ट करवाना है फिशर रिप्रेजेंटेशन में। अब हम डायरेक्टली इसे फिशर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले हमें देखना है कि क्या दोनों वाई इरेक्ट पोजीशन पे है, यदि नहीं है तो उसे बनाना है। तो यहाँ पे एक तो इरेक्ट है, C1 वाला तो इरेक्ट है, बट C वाला क्या है, इन्वर्टेड है। तो पहले इसे C2 वाले को यानी कि C1 वाले को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, और जो C2 है उसे हम क्या करेंगे, रोटेशन करवा के उसे हम इरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो हमें पता है कैसा है, इन्वर्टेड वाई है। इन्वर्टेड वाई को हम इरेक्ट वाई में लेके आएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तभी आएगा। तो इसका हमने 180 डिग्री पे रोटेशन करवाएंगे। देखो ये है A और इसका हम 180 डिग्री पे रोटेशन करवाएंगे तो A कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, B 180 पे जाएगा,
तो बी इसके ऑपोजिट जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे बी होगा, सॉरी बी का तो हमें करवाना ही नहीं है क्योंकि ये तो इरेक्ट का है, इसका करवाना है सी का, तो सी कहाँ जाएगा, सी जाएगा इसके ऑपोजिट यहाँ, और अब हमें करवाना है ई का, ई जाएगा इधर, ठीक है यहाँ तक। तो देखो ये है C2 का, पहले C1 का लिख लेते हैं। C1 का तो इरेक्ट वाई था, क्या है यहाँ पे, ये क्या लिख दे, ए बी, मान लीजिए ये F है और यहाँ पे ये है D, तो ये क्या है यहाँ पे F B और ये है D, ठीक है। अब हम करवाएंगे C2, ये है C2, C2 का हमने करवाया है इरेक्ट वाई से, किसमें, इन्वर्टेड वाई से, सॉरी इरेक्ट वाई में करवाया कन्वर्जन। तो ए कहाँ गया, ए जहां पहले था उसके जस्ट ऑपोजिट गया, तो ए आया यहाँ पे, और ये कहाँ पे है, और किसका करवाना था, इसका करवाना था सी का, और किसका करवाना था ई का, सी इधर है तो इसके ऑपोजिट जाएगा इधर, तो यानी कि यहाँ पे होगा सी, और ई का करवाना था, ई जाएगा बी की तरफ, तो ई आएगा यहाँ पे, ये होगा। दोनों अब कैसे दिख रहे हैं, इरेक्ट पे दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब इनका हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे, दोनों मॉलिक्यूल होंगे उन पे यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये वाई शेप में है तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे पहले हमने, ये है C2 वाला, सर्कल वाला है C2 वाला, देखो ये जो सर्कल वाला है ये है C2, और C2 पे कौन कौन से लगे हैं, C2 पे लगा है C, E और A, तो ये हमारा C2 होता है, ये C1 है, C2 पे ये देखो कौन से है C और E, C और E है Y पोजीशन के ऊपर वाली साइड, तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे, तो ये होगा C और ये होगा E, और A कहाँ जाएगा, A जाएगा ऊपर की साइड। सिमिलर हमारा ये क्या है, C1 है, C1 ये है F और B, F और B ऐसे है तो सीधे हो जाएंगे, तो ये होगा F और ये होगा B, और नीचे हमारे यहाँ क्या था, D होगा शायद, तो यहाँ आ जाएगा D, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया कि यहाँ पे फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन करवाना हो न्यूमन का और साहोर्स का, तो उनमें हमने दोनों वाई को सीधा लेके आना है, उसके बाद ही हमें कन्वर्जन करवाना, उससे पहले हम कन्वर्जन करवाएंगे डायरेक्टली तो आंसर हमारा गलत होगा। किसी एक दो क्वेश्चन का तुक्के से सही हो सकता है, बट आंसर हमारा गलत ही आएगा, वो तरीका ही गलत है। तो हमें ये करना है, दोनों वाई को सीधा करना है, उसके बाद हमें फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन करवाना है, साहोर्स का भी और न्यूमन का भी। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब एक कन्वर्जन और बाकी है, वे और कर लेंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन फिशर से वेज रिप्रेजेंटेशन में। फिशर से वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो ये हमारा है फिशर रिप्रेजेंटेशन, CH3 C2H5 H OH Br H, ठीक है। ये हमारा है फिशर रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या कहा था, सबसे पहले ऑब्जर्वर मानकर हम देखेंगे कि कौन सा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, कौन सा टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है। तो यहां से हम देखेंगे तो ये दोनों होंगे, ये होंगे टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे, यानी कि अबोव द प्लेन, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। और ये जो होंगे हाइड्रोजन दोनों, ये कैसे होंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगे, उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे वेज लाइन से, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है, वर्टिकल लाइन पे है जो हमारे, और वर्टिकल लाइन पे ये भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, यदि नहीं है तो उन्हें लेके आना है। सारी चीजें ध्यान रखते हुए उसके बाद ही हमें कन्वर्जन करवाना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले से ही ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे वर्टिकल लाइन पे होंगे। तो अब देखो ये हमने अबो और बिलो वाली कंडीशन तो बता दी, तो ये बाकी जो वर्टिकल लाइन है ये किस पे होंगे, ये ऑन द प्लेन होंगे वेज रिप्रेजेंटेशन पे। तो कितने हैं, एक कार्बन, 2 3 और ये होगा 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है C2H5, फर्स्ट पोजीशन पे है CH3
3। इतना समझ आया सबको? अब ये जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, ये है सेकंड पोजीशन और ये है थर्ड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे OH है, OH किधर है? यहाँ पे लिख देते हैं OH और Br थे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर थे हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। अब OH हमारा कहाँ पे है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और किस पे है? सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो OH हमारा ऐसे होगा, जिसे हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और H हमारा है यहाँ पे, ये है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे C3 पे, थर्ड वाले कार्बन पे। जो Br है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। और H हमारा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश लाइन से। तो ये हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन हुआ, फिशर रिप्रेजेंटेशन से वेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन करवा दिया। तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है चैप्टर का, साथ में हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन, साथ में उनका कन्वर्जन भी देख लिया एक दूसरे के अंदर। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर ना भी हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप वहां पे बता सकते हैं कि इस चीज में डाउट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आइसोमेरिज्म वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जिसमें हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे।